मैनेजमेंट के कुछ महत्व के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। एक है डिवीज़न ऑफ लेबर या डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांटना। प्लम्बर प्लम्बिंग करेगा, कारपेंटर कारपेंटरी करेगा, वेल्डर वेल्डिंग करेगा, मशीनिस्ट मशीनिंग करेगा, टर्नर टर्निंग करेगा, धोबी धोबी का काम करेगा, गार्डनर गार्डनिंग का काम करेगा वगैरह। तो ये काम बांट दिया। धोबी गार्डनिंग भी नहीं करता, प्लम्बिंग भी नहीं करता, प्लम्बर को कारपेंटरी नहीं सौंपते। बेसिकली हर आदमी को वो काम करना चाहिए जिस पे उसकी मास्टरी आ जाए, और काम को बांट देना चाहिए। सिमिलर टाइप के काम को साथ में रख के अलग काम को अलग आदमी को सौंप देना चाहिए। सिमिलर टाइप का काम ग्रुपिंग करके एक ही आदमी करेगा तो धीरे धीरे उस पर वो उसकी मास्टरी आएगी और वो ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा। ये सिंपल सा सिद्धांत है। और इसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें बोरियत आती है एक ही चीज़ बार बार करने से, स्पेशलाइज करने से, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी इम्पॉर्टेंट बढ़ती है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क और डिवीज़न ऑफ लेबर का सिद्धांत है। दूसरा है मेज़रमेंट करना और स्टैंडर्डाइज करना और स्टैंडर्ड सेट करना। अगर आपको कोई चीज़ कंट्रोल करनी है तो नापना ज़रूरी है। कितना खर्चा होता है वो देखना पड़ता है, कितना टाइम लगता है वो देखना पड़ता है, आंकड़े डालने पड़ते हैं, मेज़रमेंट करनी पड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इसमें कितना टाइम लगता है। अगर हम नापेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? पहले इतना होता था, अभी इतना हो गया तो हमने सुधारा, या पहले से ज़्यादा टाइम लगने लगा तो बिगड़ गया। तो नापना, मेज़रमेंट कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। और स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए कि ये काम करने के लिए एक नॉर्मल आदमी को कितना टाइम लगना चाहिए। चैम्पियन की बात नहीं कर रहे हैं या बहुत इनकॉम्पिटेंट आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लेवल का है तो इतने में तो हो जाना चाहिए। तो एक टाइपिस्ट को कितना वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करना चाहिए। अगर उससे नीचे कर रहा है तो वो पुअर टाइपिस्ट है, इससे ऊपर कर रहा है तो बहुत सुपीरियर है, बट नॉर्मली इतना तो होना ही चाहिए। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए और फिर उसको मेज़र और कंट्रोल करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड बनाने से हमको कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड लेवल पे काम करने से वो भी पता चलेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन एक ज़रूरी रूल है और मेज़रमेंट ज़रूरी रूल है। तीसरा है यूनिटी ऑफ कमांड। एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए। एक आदमी के दो बॉस हों, दो उसके सीनियर हों, तो दोनों लोग शायद उसको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात माने और किसको पहले माने। दोनों ने काम दिया तो किसका काम पहले किया जाए। तो ये सारे कन्फ्यूजन हटाने के लिए जनरली आइडियल ये सिनारियो है कि एक आदमी का एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक सबॉर्डिनेट का एक ही सीनियर सुपीरियर होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। इसको यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। उसके साथ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कंपनी के अंदर सारे लोग, सबका डायरेक्शन, सबकी दिशा एक ही होनी चाहिए। हर कोई अपनी अपनी दिशा में काम करेगा तो कंपनी का काम बिगड़ जाएगा। रथ को, सूर्य के देव के रथ को इतने सारे घोड़े खींच रहे हैं और हर घोड़ा अपनी डायरेक्शन में लेने की कोशिश करेगा तो कैसे प्रगति होगी। तो सब रथ, घोड़े एक ही डायरेक्शन में रथ को ले जाएं, वो ज़रूरी है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ये है कि सबकी दिशा एक होनी चाहिए, और सबकी दिशा ये होनी चाहिए कि संस्था के गोल, संस्था के लक्ष्य अचीव हो, नहीं कि खुद के। हर आदमी अपना अपना ही भला करना चाहेगा तो काम नहीं चलेगा। संस्था का भला रख के सबको काम करना है, और इवेंचुअली संस्था का भला होगा तो आपका भला होने वाला है। तो अपना भला सोचेंगे, हर आदमी अपना ही स्वार्थ देखेगा तो निजी स्वार्थ के कारण कॉमनलिटी नहीं बन पाएगी और संस्था के लक्ष्य बिखर जाएंगे, अचीव नहीं हो पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और एक ही दिशा में काम करना है, और आपके गोल नहीं, संस्था के गोल को अग्रिमता देनी है आपको। फिर आता है स्केलर चेन, जो पिरामिड स्ट्रक्चर या हायरार्की जिसको कहते हैं, कोटि क्रम, ऊपर नीचे का लेवल। टॉप पे सीनियर लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर जूनियर लेवल। ऊपर कम होते हैं, फिर थोड़े बढ़ते हैं, फिर ज़्यादा होते हैं। ऊपर एक ही आदमी बॉस होता है, सीईओ, एमडी, चेयरमैन होता है। फिर कुछ लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, फिर कुछ ज़्यादा लोग उनको रिपोर्ट करते हैं, जैसे आर्मी में, मिलिट्री में होता है। तो ऐसा पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर, बेस बड़ा है, ऊपर छोटा हो जाता है। ये स्ट्रक्चर स्केलर चेन, ऊपर वालों की हायर अथॉरिटी
सत्ता और ज़िम्मेदारी ज़्यादा ही होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। एक दो प्रिंसिपल्स थोड़े फ़नी से हैं, थोड़े विनोदी हैं, लेकिन काम के हैं। उसमें एक है पीटर्स प्रिंसिपल, जिसका मतलब, जिसको में कहा गया है कि एक हायरार्की के अंदर, एक ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर लंबे टाइम के बाद ऐसा होता है कि हर आदमी अपने इनकॉम्पिटेंस के लेवल पे पहुंच जाता है। वो उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां के लिए वो काबिल नहीं हो। ये क्यों होता है? जब आप एक काम कर रहे हो और अब अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको बढ़ोतरी मिलती है, प्रमोशन होता है आपका। तो उस पे भी आपने अच्छा काम किया तो फिर प्रमोशन होता है। फिर होते 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 आप शायद उस लेवल पर पहुंच जाओ जिसके लिए आप काबिल ही नहीं हो, क्योंकि प्रमोशन ये देख के किया जाता है कि आपने अच्छा काम किया। ये देख के नहीं किया जाता कि जिस काम के लिए प्रमोट कर रहे हो वो काम भी आप कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि अलग अलग लेवल के काम में फ़र्क होता है। जिस लेवल पे के काम में आपने मास्टरी हासिल की है, उसके ऊपर के लेवल के काम पे आपको डाल दिया, प्रमोट कर दिया, लेकिन वो काम अलग किस्म का है, उसमें शायद आपकी मास्टरी ना भी आए, तो क्या करेंगे? एक सेल्स वाला सेल्स अच्छा करता है, तो अच्छा सेल्स करने के लिए उसको प्रमोट कर दिया और बना दिया मैनेजर। अभी मैनेजर बन गया तो उसको खुद सेल नहीं करनी है, दूसरों से सेल करवानी है, सेल्समैनों से, और उसमें शायद वो नाकाम भी रहे। इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर धीरे धीरे सारे ऐसे लोग प्रमोट हो जाएंगे और कंपनी सब निकम्मे लोगों से भर जाएगी, इनकॉम्पिटेंट लोगों से भर जाएगी। ये हंसी आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है। इससे बचने का तरीका ये है कि अच्छा काम करने का रिवॉर्ड देना चाहिए, प्रमोशन नहीं देना चाहिए। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको फ़ायदा तो होना ही चाहिए, सैलरी बढ़ाओ, बोनस दो या कुछ इंसेंटिव दो, लेकिन प्रमोट तभी करो जब आपको लगे कि जिस काम के लिए वो प्रमोट हो रहा है उस वो करने की क्षमता वो रखता है, या वो ट्रेन हो सकता है, या उसके अंदर आपने क्षमता देखी है। ऐसा ध्यान रख के करोगे तो ये पीटर प्रिंसिपल के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। दूसरा ही एक ऐसा है पार्किंसंस लॉ या पार्किंसंस प्रिंसिपल, जो कहता है काम हमेशा बढ़ता ही रहता है, मौका पाने पर काम बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप देखोगे हमेशा लोग कंपनी के अंदर बिज़ी ही रखते हैं, कोई खाली नहीं बैठा होता, हर आदमी बिज़ी है, ओवरलोडेड है, ओवरवर्कड है। किसी को पूछोगे, मैनेजर को पूछोगे तो बोलेगा मेरे डिपार्टमेंट में आदमी कम है, मुझे ज़्यादा आदमी चाहिए। वो आदमी, आप उनसे मांगोगे कि भाई किसी और डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास ही कम है। किसी को काम देने जाओगे तो बोलोगे मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं और काम नहीं कर सकता। तो अब ये होता क्यों है कि हर आदमी अपने आप को सही में बिज़ी है कि नहीं, अपने आप को बिज़ी दिखाना चाहता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर बिज़ी नहीं दिखेगा तो बोलेंगे इसकी ज़रूरत क्या है, तो फिर तकलीफ़ होगी उसको, और या तो फिर उसको और काम दिया जाएगा तो वो ज़िम्मेदारी से भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर आदमी अपने आप को बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। मैनेजर भी बोलते हैं कि उनको भी आदमी चाहिए, अगर उनको आदमी देते ही गए तो ये तो प्रोडक्टिविटी कहाँ जाएगी, एफिशिएंसी कहाँ जाएगी, खर्चे बढ़ते जाएंगे। इसलिए इसको एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि हर आदमी बिज़ी सही में नहीं होता, या तो वो दिखा रहा होता है या फालतू चीज़ों में अपने आप को बिज़ी कर डालता है, ऐसी चीज़ें करता है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका काम इसमें से उसमें कॉपी किया, ये किया, अननेसेसरी पेपर वर्क क्रिएट किया जिसकी संस्था को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को बिज़ी रखने और दिखाने के लिए फ़ालतू काम करेंगे, और ये फ़ालतू काम हटा देंगे तो वो फ्री हो जाएंगे। तो कोई सही में बिज़ी है कि नहीं, उसके लिए एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने देखे। थैंक यू।